हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एमपीएससी 00 बुक 4 का तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और रुझान यानी मुद्दे और प्रवृत्तियां का चैप्टर 4 अध्याय 4 करेंगे, जिसका नाम है राज्य के सिद्धांत। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट। राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? राज्य है एक राजनीतिक संस्था है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र के भीतर सामाजिक आदेश देता है और न्याय स्थापित करता है। यानी अपने आदेश देता है और वहां न्याय स्थापित करता है या लोगों के आदेशों का पालन करता है। करने के लिए सबसे बड़ी कानूनी अधिकारिता, उसके पास सबसे बड़ी कानूनी अधिकार है और वैधता है, यानी वैलिडिटी है, वो कर सकता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना होता है। ये हमारा राज्य हो गया, छोटी सी परिभाषा इसकी। उसके बाद देखते हैं राज्य के प्रमुख तत्व। जनसंख्या। राज्य एक स्थायी जनसंख्या राज्य के अंदर एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए जो उसके नियमों और कानूनों के अधीन हो, यानी उस नियम और कानून के अधीन हो। अगर वो स्टेट से बाहर होगा तो उस पर वे नियम और कानून लागू नहीं होते। राज्य के तौर पर कई बार हम राज्य, जैसे हमारे इंडिया में राज्य को एक पर स्टेट बोलते हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पर राज्य को एक देश के लिए भी यूज किया जाता है कई बार। तो आप उसमें भी रखना कि कई बार इंडिया के तौर पर या यूएस के तौर पर भी यूज किया जाता है स्टेट को। तो फिर भूक्षेत्र जनसंख्या के तौर पर हो गया। फिर उसके भूक्षेत्र यानी उसका जो क्षेत्रफल है, राज्य कितनी उसमें फैला हुआ है। तो राज्य के निश्चित और मान्यता प्राप्त भूक्षेत्र होना चाहिए कि उसके इतना एरिया उसके नाम पर है। जैसे स्टेट, जैसे दिल्ली है, हम दिल्ली को लेते हैं, या इंडिया, पूरा इंडिया इतना स्टेट, इतना क्षेत्रफल है इसका, तो इसके अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस सरकार का नियम कानून लागू होंगे। ऐसे ही स्टेट के ऊपर, अगर स्टेट के पास पावर है तो स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर उनके स्टेट के नियम कानून लागू। फिर सरकार, एक प्रभावी सरकार जो राज्य के कानूनों को लागू करती है और जनता की सेवा करती है, जनता की सेवा करती है। फिर आता है संप्रभुता। संप्रभुता ने राज्य की संप्रभुता यानी पूरी तौर से उसका अर्थात बाहरी और आंतरिक स्वायत्तता आवश्यकों से हर काम करने की बिल्कुल छूट हो। फिर हमारा आता है राज्य के सिद्धांत। राज्य के सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं यानी विचारक जो थे रह चुके हैं उनके सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्य को उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। जो अन्य जो विचारक हैं उन्होंने, जो गांधी हैं, अरस्तु है, प्लेटो है, मैकियावेली हैं और होब्स हैं, इन लोगों ने इनके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं राज्यों को समझने के लिए कि राज्य किस प्रकार की शक्ति है और किस प्रकार कार्य करती है वो। गांधीवादी सिद्धांत सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस बुक में 3 का जिक्र किया गया है, गांधीवादी, कार्ल मार्क्स और विकासवादी सिद्धांत। महात्मा गांधी का राज्य सिद्धांत अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत के मुख्य बिंदु से हम यह समझ सकते हैं कि उनका सिद्धांत किस तरफ है। अहिंसा, गांधी जी का मानना था कि राज्य को अपने नीतियों और कार्यों में अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी किसी पर भी कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। सत्य यानी जो बिल्कुल सच बोलना चाहिए, राज्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। स्वराज, गांधी जी ने स्वराज का मतलब यानी आत्मशासन से लिया है, जहां लोग खुद प्रशासन करते हैं, इन लोगों को पूरी छूट होनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता, राज्यों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर उसके बाद प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है। राज्यों को एक न्यायपूर्ण समाज के रूप में परिभाषित किया है। समाज के रूप में परिभाषित किया है जहां हर व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन करता है। उनमें के मुख्य सिद्धांत है दर्शन शासक, एक राजा के जो प्लेटो के सिद्धांत है वो राजा के इर्द गिर्द है, ईश्वरीय शासन, यानी एक राजा ही राज्य को चलाएगा। तो प्लेटो ने सुझाव दिया कि राज्य का नेतृत्व दार्शनिक राजाओं द्वारा किया जाना चाहिए जो बुद्धिमान और न्यायपूर्ण हो। एक ऐसे दार्शनिक राजा, इसका आप अगर सेकंड ईयर में पढ़ोगे प्लेटो के बारे में तो उसमें राज्य के सिद्धांत के ऊपर पूरा एक चैप्टर है उसका, तो उसमें आपको इसको पूरी तरह से पता चलेगा। आदर्श राज्य, उनके अनुसार आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं, शासक, रक्षक और उत्पादक। इनको अपने अपने कार्य करने चाहिए जिससे एक राज्य में कभी भी अराजकता नहीं फैलेगी, एक दूसरे के कार्य में अड़चन नहीं फैलानी चाहिए इनको। शासक को अपने शासक का कार्य करना चाहिए, राजा। रक्षक जो सैनिक को अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। उत्पादक जो राज्य को धन ला के देगा, यानी काम करके देगा। हर वर्ग का अपना विशेष कार्य होता है।
फिर उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा का महत्व प्लेटो के राज्य सिद्धांत में महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक राजा तक पहुंचने के लिए शिक्षा का एक चरण बनाया गया था कि एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी प्लेटो के द्वारा, जो न्यायपूर्ण समाज की नींव रखता था एक राजा बनने के लिए, एक आदर्शनिक राजा बनने के लिए। फिर उसके बाद है अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे, ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना जो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति का परिणाम है। उनके प्रमुख सिद्धांत राजनीतिक पशु। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है और राज्य उसकी स्वाभाविक स्थिति है। मिश्रित सरकार। उन्होंने मिश्रित सरकार का समर्थन किया, जो विभिन्न शासन प्रणालियों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। न्याय। राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है, जो सामूहिक भलाई के लिए आवश्यक हो, यानी सभी के लिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं, सभी के लिए कोई कानून हो, सभी के लिए एक समान हो। फिर हमारे आते हैं मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली। एक इतालवी राजनयिक और लेखक ने अपने पुस्तक द प्रिंस में, इनकी मैकियावेली जी की पुस्तक थी द प्रिंस में, राज्य के यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके प्रमुख सिद्धांत शक्ति और राजनीति। मैकियावेली ने कहा कि राजनीति में नैतिकता की अपेक्षा शक्ति का महत्व अधिक है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसका राज्य के कंट्रोल। राजनीतिक यथार्थवाद। उनके अनुसार राज्य को स्थायित्व और सुरक्षा के लिए कभी कभी कठोर और कभी कभी नैतिक रूप से संदिग्ध उपायों का सहारा लेना चाहिए, यानी एक नरम और गरम दोनों तरह के व्यवहार रखना चाहिए अपना। द प्रिंस का आचरण, यानी एक राजा का आचरण। उन्होंने शासकों को सलाह दी कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छल कपट और दुर्ता का भी उपयोग कर सकते हैं। मैकियावेली का मानना था कि अगर सीधी उंगली से काम नहीं हो तो आप गरम रूप भी ले सकते हैं, और नरम तरीके से काम निकले तो नरम तरीके से काम भी निकाल सकते हैं। मैकियावेली ने अपने शासकों को यह सुझाव दिया था, काम निकलना चाहिए। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री ने राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम माना। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष, यानी समाज में कई वर्ग हैं जिनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, अमीर गरीब। मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन का उपकरण माना। दैनिक राज्य, यानी जो अमीर राज्य होंगे, मार्क्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना होना चाहिए, जहां कोई भी शोषण ना हो। एक दयानिक राज्य, यानी दया रखने वाला राज्य होना चाहिए मार्क्स के अनुसार। उसका उद्देश्य जो भी बिल्कुल वर्गहीन, कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए समाज में, और किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। साम्यवाद। उन्होंने साम्यवादी समाज की परिकल्पना की, जहां राज्य का अंत हो जाता है और समाज आत्म प्रशासन में आ जाता है, यानी पंचायत रूप में। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत एक सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया है कि लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए एक समझौते पर साइन किया, जिससे राज्य अपनी कुछ फ्रीडम को त्यागा, आजादी को त्यागा और राज्य का निर्माण किया। जहां भी आपको सामाजिक अनुबंध दिखे समझने सामाजिक समझौता, क्योंकि सामाजिक समझौते से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा, तो वो यही चीज है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो द्वारा विकसित किया गया। ये तीनों हमारी बुक में इनका जिक्र किया गया। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में एक समझौते के माध्यम से हुई। अनुबंध में समझौता ही उपयोग करूंगा अनुबंध की जगह। अनुबंध आप याद रख लेना, फिर भी अनुबंध समझौते के माध्यम से हुई, जिसमें लोगों ने अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग कर राज्य को अधिकार प्रदान किए। अपनी कुछ समझौते किए उन्होंने, इसमें लोगों ने अपनी कुछ स्वतंत्रता को त्यागा और राज्य को अपने अधिकार प्रदान किए कि अब जो अराजकता समाज में फैली हुई है उनको कंट्रोल कर सके, कुछ कानून बना सके। थॉमस हॉब्स के विचार, उन्होंने राज्य को एक लिवायथन के रूप में देखा जो अराजकता और युद्ध से बचने के लिए आवश्यक है। जॉन लॉक, उन्होंने राज्य को प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के साधन के रूप में देखा। और जीन जैक रूसो ने, उन्होंने जनसाधारण की इच्छा को सर्वोच्च मानते हुए राज्य की स्थापना को समाज की सामान्य इच्छा के रूप में देखा। जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं हमारे, वे अधिकार जो जीने का, खाने का और रहने का अधिकार सभी को होना चाहिए। अपनी छत, घर का अधिकार, काम करने का अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वो सभी अधिकार अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों के बीच में गुंडे उभरने लगे और वे एक दूसरे के ऊपर, जो ताकतवर लोग वो गरीब को दबाने लगे। जब पहले था, बहुत पहले
तो कोई ऐसा नहीं था, सब अपना अपना काम करते थे और सब सुख में थे। पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और कुछ होशियार लोग आने लगे, तो वे सोचे कि हम इस पे और कंट्रोल करें, हमें और जमीन चाहिए, हमें और ये काम करना, हमें और पैसा कमाना है, जिससे अराजकता फैलती गई। तो लोगों ने सामाजिक समझौता किया ये राज्य बनाने का, कि एक कानून बनाएंगे, एक सरकार बनाएंगे जिसको हम अपने हक देंगे, वो हमें कंट्रोल करके रखेंगे कि हम हद से ज्यादा ना करें कुछ, जिससे कि दूसरे का शोषण हो सके। तो इससे समाज राज्य का निर्माण हुआ। फिर आता है ईश्वरीय आधिकारिक सिद्धांत। यह सिद्धांत मध्यकालिक यूरोप में प्रचलित था। इसके अनुसार राजा या शासक का अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। जैसे हमारे मैकियावेली, अरस्तु, प्लेटो ने बताया कि राजा को एक दार्शनिक राजा मानते थे कि ईश्वर ने उन्हें शक्ति दी है। पर मैकियावेली ईश्वरीय को नहीं मानते थे। मैकियावेली थोड़े आधुनिक हो गए थे, उन्होंने ईश्वरीय जो कानून था, अधिकार थे, उनको बिल्कुल ही बेनिश कर दिया था। तो प्रदत्त मान, इस सिद्धांत के तहत शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाता था। शासक ईश्वरीय के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यह राज्य के विकास के विभिन्न चरणों और समय के साथ विकसित हुए देखता है। बल का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की स्थापना बल या शक्ति के माध्यम से होती है। इसके अनुसार राज्य शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों द्वारा बलपूर्वक स्थापित किया गया है और जनता पर शासन किया करने के लिए इसका निर्माण हुआ है राज्य का। फिर औजारिक सिद्धांत। यह आपकी बुक में नहीं मिलेंगे सिद्धांत, पर आप इनको लिख सकते हैं रेफरेंस की तरफ, कोई भी आपका राज्य के सिद्धांत के ऊपर कोई आंसर आएगा। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य एक साधन या औजार है, उसकी बात यूज किया जाता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है, उसमें राज्य के एक वर्ग, यानी कोई एक पूंजीपति वर्ग या अमीर वर्ग, कोई ताकतवर वर्ग, वो औजार के रूप में उन कानूनों नियमों को यूज करता है जो जनता ने उसके लिए अपने हित के लिए बनाए थे, और वो कोई एक वर्ग अपने हित के लिए औजार के रूप में उनको यूज करने लगता है अपने भलाई के लिए सिर्फ। फिर देख लेते हैं राज्य के कार्य क्या क्या है। एक तो सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी देना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक शांति बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, न्यायिक प्रणाली स्थापित करना और कानूनों का क्रियान्वयन करना, कानूनों को चालू रखना, कल्याणकारी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं को प्रबंधन करना, उनको देना, आर्थिक प्रबंधन करना, आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, कार्यान्वयन करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। राज्य के स्वरूप। राज्य का स्वरूप समय और समाज के साथ बदलते रहते हैं। आधुनिक राज्य की अवधारणा में लोकतंत्र, संप्रभुता, मानवाधिकार और विकास का समावेश होता है। राज्य का रूप और कार्य उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर होते हैं। तो इसके हिसाब से यह बदलता रहता है किस तरह का राज्य का इतिहास है, किस तरह की वहाँ सांस्कृतिक वो जो है उनकी कथाएं चलती आ रही हैं, और उनके सामाजिक में किस तरह का तनाव है, उसके हिसाब से ही राज्य का विकास होता रहता है। यह अध्याय राज्य के विभिन्न सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को समझने में आपका व्यापक दृष्टिकोण पर प्रदान करता है और विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, बल्कि इसके विभिन्न पहलुओं, कार्य और समझ में करता है। बस ये चैप्टर ये है, इसके निष्कर्ष देख लेते हैं हम एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो अब जब हमने राज्य के सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है, अब यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हर किसी के पास अपने अपने राज्यों के एक सपने होते हैं कि किस तरह का राज्य होना चाहिए, किस तरह का वहां उसका शासक होना चाहिए। जैसे प्लेटो का सपना था, प्लेटो की दुनिया में हर किसी को दर्शन शासक राजा, एक दार्शनिक राजा मिलना चाहिए जो सभी की भलाई करे। अरस्तु के आदर्श राज्य में सभी राजनीतिक पशु बन जाते हैं, और मैकियावेली के राज्य में छल, कपट और दुष्टता का खेल चलता रहता है। गांधी जी का आदर्श राज्य शायद एक आदर्शवादी सपना है जहां अहिंसा और सत्य का पालन होता है। एक ऐसा राज्य जहां कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता और सब लोग मिलकर भजन गाते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता आज के समय में। मार्क्स के राज्य में हम एक ऐसी दुनिया की उम्मीद करनी चाहिए जहां कोई भी शोषित नहीं हो, किसी का भी शोषण नहीं हो, किसी के साथ भी बुरा नहीं हो, सब लोग समान होते हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता हो, और राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता हो, जो सचमुच में एक जादुई राज्य की तरह। यूटोपिया का मतलब एक ऐसा चमत्कारी राज्य है, चमत्कारी, जादुई, जिसे शायद ही कोई देख पाए। जैसे एक सोने का राज्य कहलाता था यूटोपिया, उसके उसमें रेफरेंस में ले जाता है सब कि जो किसी ने नहीं देखा पर उसका जिक्र होता है। और हाँ, हम सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार हम सबने एक अनुबंध यानी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हमारे जो पूर्वजों ने, जिसमें हम
अपनी कुछ स्वतंत्रताओं, जो हमारी कुछ आजादी थी, उसका त्याग करते हुए, ताकि हमें हमें हमारे जो नियम, हमारे जो अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा कर सके और व्यवस्था मिल सके। यह समझौता अनुबंध शायद उस समय हस्ताक्षरित हुआ जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो कुल मिलाकर राज्य की अवधारणा शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की मानवता, और जितनी विवादित है, जितनी की मानवता और उतनी विवादित है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है आपके, इसमें थोड़ा, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, राज्य हमेशा हमें यह याद दिलाने का प्रयास करेगा कि वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चाहे हम चाहे या नहीं। शायद अगली बार हम जब किसी राज्य के सिद्धांत पर चर्चा करें तो हम इसे थोड़ा और हल्के फुल्के अंदाज में देख सकते हैं। आखिरकार यह सब तो सत्ता और राजनीति का खेल का ही हिस्सा है ना। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर 5 में।